बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो है हार्ट बर्न, या जिसको हम जर्ड या गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़, या आम अल्फाज में मैदे की जलन या मैदे की ज़्यादा तेज़ाबियत होने को कहते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जर्ड हमें होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, फील कैसे होता है, और कैसे आपको ये किन किन जो फैक्टर्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो इसके पीछे वो कौन कौन से हैं, अपने आप को आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं विदाउट एनी टेस्ट और लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन के आया मुझे ये जर्ड का इशू है या कोई और इशू है, और एट द एंड मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात ऐड करना चाहूँगा। जो हमारे यहाँ एक कॉमन आप कह लें कि रवैया है, या हमारी एक इंस्टिंक्ट है कि जब भी हम किसी के साथ कोई अच्छा काम या अच्छा रवैया या किसी को कोई फेवर देते हैं, तो हमारी इनर फीलिंग या एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सूनर और लेटर व्हेन वी वुड बी नीडिंग हेल्प, तो वो बंदा या वो पर्सन या वो फर्म या कोई भी इदारा वो आपको फेवर देगा। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आपने किसी को फेवर दे रहे हैं या कोई आपसे कोई फेवर मांग रहा है, आप उसको फेवर दे रहे हैं बगैर किसी आर्गूमेंट के या कुछ भी के, तो आप अपने जहन से इस चीज़ को निकाल दें एटलीस्ट कि यार कल को ये मुझे जो है वो फेवर इन रिटर्न एज इट इज़, नहीं तो उससे कम, नहीं तो उससे अच्छा वापस मिलेगा। ऐसा होता नहीं है। एट टाइम्स होता भी है लेकिन मोस्टली नहीं होता। तो इट इज़ बेटर कि आप एक्सपेक्ट ना करें किसी से कि आप अगर किसी को कोई अच्छा फेवर देंगे तो इन रिटर्न आपको वो फेवर मिलेगा। तो कमिंग बैक टू माई टॉपिक, जर्ड होता बेसिकली क्या है? गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। जब आप खाना खाते हैं तो हमारा मैदा खाने को हजम करने के लिए अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है, तेजाब या एसिड कह लें, वो प्रोड्यूस करता है। उस एसिड से क्या होता है कि चीज़ों की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाती है और मैदे के लिए और फिर फर्दर आगे आंतों के लिए चीज़ों को हजम करना आसान हो जाता है। अब ये एक बैलेंस्ड सिचुएशन होती है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उस एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, नंबर एक। दूसरा, कि स्टमक में वो एसिड और खाना ज़रूरत के मुताबिक जो वक्त है उससे ज़्यादा देर आपके मैदे में रह रहा है, तो वो फिर आपको मैदे को तंग करेगा। नंबर तीन, अब स्टमक के और ऊपर खुराक की नाली के दरमियान आप ये कह लें कि एक ढक्कन लगा होता है। वो ढक्कन इस तरह होता है कि, या आप कह लें वॉल्व भी होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो रिलैक्स होता है और खाना उसके थ्रू गुजर के मैदे में जाता है। जब वो हम खाना खा चुकते हैं तो वो वापस अपनी टाइट सूरत में आ जाता है। तो उसका फायदा ये होता है कुदरत के निज़ाम के मुताबिक कि स्टमक का जो कंटेंट है वो वापस इसोफेगस में, यानी कि हमारी खुराक की जो नाली है उसमें वापस नहीं आता, क्योंकि उसमें जो तेजाबियत होती है वो मैदे में अल्लाह ताला ने ऐसा अंदर की सराउंडिंग्स बनाई हुई है कि मैदा उस तेजाब को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता है। लेकिन जो हमारी खुराक की नाली है वो उस तेजाबियत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि तो अगर किसी भी वजह से आपकी जो वॉल्व है वो डिस्टर्ब हो, तो वो जो तेजाब है वो मैदे से इजीली वापस खुराक की नाली में आ सकता है, तो वो आपकी खुराक की नाली को तंग करेगा। तो जो आपको सिम्टम्स आपके वो मैदे की जलन के जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले मैं साइन एंड सिम्टम्स की बात करता हूँ। वो होगा क्या कि आप थोड़ी देर भी आप अगर खाली पेट रहे ना, मतलब जिनको ये एक इशू ज्यादा होता है, वो अगर 2-3 घंटे हो गए उन्होंने कुछ खाया नहीं है ना, एक तो वो मैदे से आवाजें आना, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, हंगर पैंग्स कहते हैं उनको। लेकिन आपके जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं तो आपका मैदा एसिड बनाना शुरू करता है, ठीक है। अब वो एसिड जो है वो आपको रिफ्लक्स होता है, अगर आपको कोई इशू है तो वो फिर एज अ साइन एंड सिम्टम के लिहाज से वो ये ऐसे प्रेजेंट करता है कि आपको चेस्ट पेन होती है। चेस्ट पेन शुरू में इट्स लाइक एन इरिटेशन, कि यार आप ऐसे चाहेंगे कि पानी का कोई गिलास या कोई सिप लूं कि यार चलो छाती में दर्द है ये वो ना। तो एट टाइम्स लोग इसको जो है वो हार्ट पेन या MI हार्ट अटैक से भी कंफ्यूज करते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर तो वो एसिड आपको ऊपर नहीं और नीचे की तरफ, यानी कि आपके ड्यूडेनम में जो हमारी छोटी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है वहां पे अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको यहाँ मैदे के इस रीजन में जो है वो दर्द होना शुरू होगा, ठीक है। बिल्कुल जहाँ पे आपकी हड्डियां, ये छाती की हड्डियां खत्म होती है ना, दरमियान में, इस रीजन में एपिगैस्ट्रिक रीजन से। अब मैं कॉजेज और फैक्टर्स की तरफ आऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है ज्यादा एसिडिटी का और हार्ट बर्न का, वो है हमारी बुरी डाइट। डाइट में अगर आपका फैट कंटेंट ज्यादा है, या आप जरूरत से ज्यादा आपका इंटेक है एक मील के मुताबिक, लेकिन एक मील में आपके स्टमक में गुंजाइश है कि यार आप एक, या अगर आप हेल्दी सेहतमंद आदमी है 2 रोटियां खा सकते हैं, और आपको कहीं खाना मिला हुआ है, इवन अगर फ्री मिला हुआ है या घर में भी मिला हुआ है, या 2 या 3 रोटियां, आपने कहा ये तो खत्म करनी ही करनी है, तो वो आप जब ज्यादा इंटेक करते हैं तो स्टमक जितना एसिड बना सकता था वो बना चुका है। अब वो आपके स्टमक में ज्यादा फूड पड़ा रहेगा, बाद में वो स्टमक एसिड बना के उसको हजम करने की कोशिश करता रहेगा, तो वो फिर आपको इरिटेट करेगा। एक तो आपकी डाइट है, दूसरा ओबेसिटी है। फैट जब आपकी एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू होता है हमारे, तो वो होता क्या है कि उससे एक कंडीशन डेवलप होने का चांस होता है जिसको हम हाइटल हर्निया कहते हैं। इससे होता क्या है कि स्टमक का जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, वो हमारे डायफ्राम बेसिकली हमारी सांस की जो रेगुलेशन है ना, जो हम सांस लेते हैं, जो पट्टा इस्तेमाल होता है वो हमारी डायफ्राम होता है। एक पट्टा होता है बिल्कुल हमारे फेफड़ों और नीचे आंतों के दरमियान एक पट्टा होता है, ठीक है। अब उस डायफ्राम के से जो है वो हमारी खुराक की नाली गुजर के मैदे में दाखिल होती है। अब अगर आपके फैट कंटेंट ज्यादा है, आपकी खास तौर पे अगर आपके पेट अगर आपका यहाँ तक आया हुआ है लाइक दिस,
तो वो आपका जो है उससे होता क्या है कि स्टमक पे प्रेशर पड़ता है और वो उस डायफ्राम के सुराख के थ्रू थोड़ा सा स्टमक जो है वो पुल्स आउट कर देता है इसोफेगस की तरफ। यानी कि आप नॉर्मल जो थी ना इसोफेगस की नाली अगर यूं आ रही है, ठीक है, वो अब स्टमक नीचे बढ़ा है, तो वो क्या करता है, स्टमक नॉर्मली थोड़ा सा यूं इस तरह ऊपर आ जाएगा और आपकी खुराक की नाली के साथ थोड़ा सा मैदा भी उस नॉर्मल लेवल से ऊपर आ जाता है। तो अब होता क्या है कि वहां से एसिड का रिफ्लक्स बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नॉर्मली तो वो एक डायफ्राम का भी एक रोल होता है कि एसिड को रिफ्लक्स नहीं होने देता और इसोफेगस का अपना रोल होता है, लेकिन अब इससे ये होता है कि इसोफेगस से वो स्टमक ऊपर आ जाता है तो रिफ्लक्स इजी हो जाता है। दूसरा, इसी तरह प्रेगनेंसी में भी जब डेफिनेटली वेट बढ़ता है, एब्डोमेन प्रोट्रूड आउट करता है, तो वो भी सिमिलर फैक्टर के थ्रू एसिडिटी कॉज कर सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग है, वो भी आपका जो नीचे वाला वॉल होता है स्टमक और इसोफेगस के ग्लैंड्स को कमजोर करता है। कई ऐसी अद्वियात हैं, ठीक है, जो आपकी स्फिंक्टर को लूज करती हैं। बहुत सारी अद्वियात हैं, मैं नाम नहीं लूंगा फिलहाल, वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब इसको आपने डायग्नोज ऐसे करना है कि अगर आपको खाना खाने के बाद आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है, और अगर आपको एसिडिटी है और वो खाना खाने के बाद कम हो रही है, या आप ये कह लें कि आपको पेट में हल्का हल्का दर्द था, इरिटेशन थी, वो खाना खाने के बाद कम हो गई है, या वो खाना खाने के बाद ज्यादा हो गई, ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस में आपको जो है वो स्टमक का इश्यू हो सकता है। इनमें से एक इशू को हम ड्यूटेनल अल्सर्स कहते हैं, एक रिलेटेड एसिडिटी कहते हैं, और एक को जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर रिलेटेड एसिडिटी कहते हैं। तो आपने डायग्नोज इसको ऐसे करना है कि आपको, एक तो मैंने ये बता दिया खाना खाने से पहले या एसिडिटी, उसके अलावा अगर आपकी खाना खाने के बाद आपको छाती में ना इरिटेशन हो रही है, दर्द हो रही है, जो मैंने आपको पहले रीजन बताया है, या आप ये कह लें कि आपको का जो गला है ना वो ऑन एंड ऑफ खराब होता रहता है, सोर थ्रोट बेसिकली, आपको हर वक्त जो है वो रेशा रेशा सा महसूस होता है इस तरह आपको ना वो रेशा साफ करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि जब वो एसिड रिफ्लक्स होता है ना, तो उसके जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो नीचे हमारे एयरवेज में डिप डाउन करते हैं, तो वो एयरवेज का जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है वो उसको वापस ही भेजेगा, सीलीडी मैकेनिज्म के थ्रू वो उसको वापस भेजेगा, वो रेशा ऊपर आएगा, तो आप करके उसको फिर पुश आउट करते हैं, दोबारा अपने स्टमक की तरफ लेके जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको ओरल अल्सर्स की रिकरेंट कंप्लेंट्स रहती हैं, जुबान पे दाने निकल रहे हैं, मुंह में छाले हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है आप ये कह लें कि इवन अगर आप खाना खा रहे हैं ना, और आपको एट टाइम्स इतना सवेयर लोगों को जर्ड होता है कि वो खाना वापस आना, यानी कि जर्ड कहती है बेसिकली खाने को वापस आने को, लेकिन एट टाइम खुराक की नाली तक आता है, लेकिन एट टाइम्स इतना सवेयर होता है कि वो आपके गले हलक तक आ जाता है और आपको ऐसे लगता है कि वोमिट होने वाली है, लेकिन वो वोमिट होती नहीं है। यू ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर और या आप एक गिलास पानी का पीते हैं तो इट रिजॉल्व्स, तो दैट मीन्स कि वो आप सवेयर जर्ड के पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब इसकी मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि आप जो अपने खाने का जो है ना वो चंक कम करें और उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। अगर आप दिन में 3 टाइम खा रहे हैं तो उसको 5 टाइम कर दें। सेम खाना उसको आप 5 हिस्सों में डिवाइड करके ज्यादा बार खाएं, लेकिन एक वक्त पे कम खाना खाएं। अपनी डाइट में आप फैट कंटेंट कम करें, तली हुई चीजों का इस्तेमाल कम करें और ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल कम करें। ये वो चीजें हैं जो आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टी को कम करती हैं। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग यानी कि मैदे का खाली होना जब स्लो होगा, ज्यादा देर मैदे में खाना पड़ा रहेगा तो वो आपको तंग करेगा, ठीक है। अब इन सब की वजूहत अपना फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें, आपकी नींद बेहतर होनी चाहिए। स्ट्रेस भी एक वजह होती है हाई एसिडिटी की, हमारे यहाँ स्ट्रेस एक बहुत कॉमन वजह है एसिडिटी की वजह से। कॉर्टिसोल इंड्यूस वगैरह होता है, वो सिम्पैथेटिक मैकेनिज्म, वो बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी इंशाल्लाह उस पर बात करूंगा। और अगर इस सब से भी आपका फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। आप एसिड्स की प्रोडक्शन को कम करने के अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हर किसी को ही पता होता है, राइजेक नेक्सम के नाम से आती हैं, मेप्राजोल्स होती हैं। कम से कम 4 हफ्ते आपने इस्तेमाल करनी होती हैं। उससे ज्यादा अगर आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है तो आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, कैसे भी आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। अगर आपको उससे इफेक्ट नहीं होता तो हमारे पास अदर क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं, जिसमें हिस्टामिन ब्लॉकर्स हैं, जिसमें ये अल्सनिल के नाम से दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। और फिर ये है कि अगर आपको वक्ती तौर पे अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप खाना खाने के बाद सिरप्स होते हैं जो आप एसिडिटी को कम करते हैं, गैवेस्कॉन के नाम से आता है, जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ, एक सिरप है। उसके अलावा ये है कि आप पानी अपने पास रखें ज़्यादा देर, बॉटल आपके पास, आप ऑफिस में हैं, आप जॉब पे हैं, आपकी नौकरी करते हैं, कहीं भी आपके पास पानी की बॉटल होनी चाहिए। आप हर थोड़ी देर बाद एक पानी का सिप लें ताकि वो एसिड का जो रिफ्लक्स है वो पानी के उस फ्लो की वजह से क्या करें। फिर कई लोग होते हैं वो मतलब उनका क्रॉनिक मसला है, उनका हल नहीं हो पा रहा होता इन सब की वजह से, तो फिर आप अगर आपने पॉजिटिव फैक्टर्स को भी रूल आउट कर लिया है, जो वजह थी, फिर भी ट्रीट नहीं हो पा रहा, तो फिर जो है वो इसकी सर्जरी होती है। अगर आपको हाइटल हर्निया या जो मैंने जो बताया था कि ओबेसिटी की वजह से रूट आउट कर देता है, या वो आपके स्फिंक्टर के जो टोन है वो वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर्जरीज होती हैं। ये सारी ऑप्शन है, ट्रीटमेंट है। अभी टाइम कम था तो मैं डिटेल में नहीं बता सकता सारा सब कुछ, तो फिर भी अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या किसी एक पॉइंट के बारे में अगर मैं डिटेल में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो आप उसको कमेंट में जरूर मेंशन करें। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जो एंटीबायोटिक्स और उसका हमारी सेहत पे नुकसान है ओवरऑल जो हो रहा है उस पर बात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।